नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th की साइंस की क्लास आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स विज्ञान का और गणित का फ्री मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो ध्यान से देखो, पहला पार्ट आज शुरू करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले तो लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है भाई। चेंजमेंट। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। नंबर एक तो होता है भाई भौतिक परिवर्तन और नंबर दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? ताप, दाब, आयतन आदि तो बदल जाए, परंतु रासायनिक गुण और संगठन नियत रहे। मतलब ये उसके रासायनिक गुण नहीं बदलने चाहिए, भौतिक गुण तो बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पानी है, पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बनता है तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? पानी से बर्फ बनता है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि पानी है वो लिक्विड है और बर्फ है ये सॉलिड है। तो इसके भौतिक गुण तो बदल गए, लेकिन इसके रासायनिक गुण और संगठन नियत है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुण बदल जाए परंतु भौतिक गुण वही रहे, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं आप, दूध से दही बनना। दूध से दही बनेगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी और दही से अपन दूध वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोहे पर जंग लगना, ये भी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? भौतिक नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक से भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुण और संगठन बदल जाते हैं। अच्छा, ये परिवर्तन है, इसमें अगर डिफरेंट पूछता है आपसे, अंतर पूछता है, तो ये परिवर्तन आपका स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। परंतु भौतिक परिवर्तन आपका अस्थायी परिवर्तन है। इसमें बर्फ से आप पानी वापस प्राप्त कर सकते हो, ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। इसके अलावा जो इसमें अभिक्रिया है वो उत्कर्मणीय होती है, मतलब दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारकों से उत्पाद से अभिकारक बन सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्कर्मणीय होती है, सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। अर्थात क्या हुआ कि आपका जो अभिकारक है उससे उत्पाद बनेगा, सिर्फ उत्पाद से आप अभिकारक नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने बताया, दही से आप दूध नहीं बना सकते हो। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है, कॉमन डिफरेंट है। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के 14 टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार 6 प्रकार दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं? 6 प्रकार। उनमें हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान लेंगे। और ये क्लास आपको जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वो विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। पहला आता है आपकी संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखो, ऐसी अभिक्रिया, नाम में आंसर छिपा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें संयोजन का मतलब जुड़ना होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को जुड़ने से एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन, रिएक्शन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आपकी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? संयोजन होगी, क्योंकि इसमें 2 तत्व जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे N2 + H2 रिएक्शन NH3 N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से ये कौन सा जो है अभिक्रिया का उदाहरण हो गया आपका? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, ये दोनों अभिक्रिया इनबैलेंस है, इसको बैलेंस कैसे करोगे? इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, आपका जो अभिकारकों में जो तत्वों की सांद्रता होनी चाहिए वही उत्पादों में होनी चाहिए। यहाँ पर Mg कितना है? 1 है। यहाँ पर भी कितना है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। वहां पर 1 है। तो इस अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करोगे? ये भी देख लीजिए। अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सभी को ब्रैकेट में बंद करेंगे।
सभी जो एलिमेंट्स है उसको ब्रैकेट में करेंगे। अब ब्रैकेट के पीछे और ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ना तो आप पीछे लगा सकते हो ना ही उसके अंदर लगा सकते हो, जो भी आपको लगाना है आगे लगाएंगे। देखिए अब मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम उधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, उधर दो करने के लिए इसके आगे हमें दो लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन दो बन गया, ऑक्सीजन दो बन गया, परंतु मैग्नीशियम भी दो बन गया। तो मैग्नीशियम को दो बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हम दो लगाएंगे, तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे जो लगाना है वो लगाएंगे। देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है, दो है, उधर नाइट्रोजन का एक ही अणु है, इसलिए हम कितना अणु लेंगे, यहाँ पर दो अणु लेंगे, नाइट्रोजन के दो अणु लेंगे। तो दो नाइट्रोजन हो गए, और लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, तीन दूनी छह, तो यहाँ कितने है, दो ही है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा अपने को, तीन लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से अभिक्रिया संतुलित होगी। अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सभी को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लगा सकते हैं और ना ही ब्रैकेट के पीछे लगा सकते हैं। जो भी हमें लगाना पड़ता है ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं, और बाहर लगाने के लिए क्या लगाते हैं, LHS में देखते हैं पहले तो, फिर RHS में, और बैलेंस कर लेते हैं। दोनों की जो है सांद्रताएं बराबर करते हैं, तत्वों की जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है इसमें। आप जैसे और अभिक्रिया लीजिए, इस प्रकार से आप अभिक्रिया लोगे, Cu प्लस O2 रिएक्शन CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया भी बैलेंस नहीं है, वैसे ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि देखो दो अभिक्रिया, दो तत्व जुड़ रहे हैं और एक यौगिक बन रहा है, तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद में देखेंगे, इधर देखो आप, Cu एक है, Cu इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, उधर एक है, तो इसको दो बनाने के लिए दो करेंगे यहाँ, परंतु वहां पर Cu भी दो हो गया, इसको Cu दो बनाने के लिए इसको भी हम दो से गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गए होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी अभिक्रिया आपकी आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। डिकॉम्बिनेशन, इंग्लिश में डिकॉम्बिनेशन, और संयोजन अभिक्रिया थी उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। देखो इसमें नाम में छुपा हुआ है आंसर इसका। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया पुनः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, ताप अपघटन अभिक्रिया। क्या, ताप अपघटन अभिक्रिया। नंबर दो, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और नंबर तीन आती है आपकी ताप अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया देखिएगा, थर्मल रिएक्शन, ताप अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसे ताप देने पर, टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों में विभक्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, CaCO3 रिएक्शन डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब है इसको गर्म किया जा रहा है, इसको गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा आपका। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन, इसको गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी फ्री हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन अभिक्रिया कैसी होती है, ऐसी अभिक्रिया जो ताप देने पर दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो जाए, ताप अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में आपका आता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वह दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। AgBr रिएक्शन Hμ, Hμ का मतलब प्रकाश दे रहे हैं इसको, Hμ का मतलब प्रकाश दे रहे हैं इसको, तो Ag बनेगा प्लस Br2 बनेगा। ये देखिए ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है।
इसको संतुलित या बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करेंगे। वैसे साफ दिख रहा है Ag कितना है, उधर 1 है, इधर भी 1 है, Br उधर 2 है, ब्रोमीन 2 है, इधर ब्रोमीन 1 है। इसको 2 बनाने के लिए यहाँ तो लगा नहीं सकते, हम यहीं लगाएंगे, तो Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पर Ag के आगे भी हम 2 लगा देंगे। तो ये आपके प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। आगे आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट जाए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट जाए विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl रिएक्शन विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl, ये आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो 2 अभिक्रिया अभी तक आपने पढ़ी, एक तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। ये पुनः 3 प्रकार की होती है, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इसके बाद तीसरा आपका आता है अपघटन अभिक्रिया हो चुकी है, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 डाल लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ज्यादा सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक शक्तिशाली तत्व दूसरे कमजोर तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Zn रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। देखिएगा CuSO4 कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाओगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा क्रियाशील है, और कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, यहां से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये इसकी जगह आ जाएगा और इसकी जगह आएगा तो क्या बनेगा, बड़े को जिंक सल्फेट मिलेगा, यानी कि ZnSO4 मिलेगा और Cu आपका मुक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक शक्तिशाली तत्व है, एक ज्यादा सक्रिय तत्व है, दूसरे कमजोर तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका उदाहरण आप दे सकते हो। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण दे सकते हो। जैसे देखिए CuSO4 प्लस Mg रिएक्शन MgSO4 प्लस Cu, ये दोनों ही अभिक्रिया आप देख रहे हो, दोनों संतुलित भी अभिक्रिया है, और Mg है ज्यादा सक्रिय है और Cu है वो कम सक्रिय है, इसलिए Mg है Cu को हटा देगा और उसके स्थान पर आ जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण करेगा। परंतु एक समस्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, वो कौन सा एलिमेंट से वो शक्तिशाली है और कौन सा एलिमेंट से वो कमजोर है, कौन सा एलिमेंट से ज्यादा सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, क्रियाशील है, और कौन सा कम क्रियाशील है। जैसे मैं इसी अभिक्रिया को अगर लेता हूं, मेरे को अगर ये अभिक्रिया दिखाई दे तो ध्यान देना जरा, FeSO4, क्या FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो रिएक्शन क्या ये अभिक्रिया बन पाएगी, ये अभिक्रिया नहीं बनेगी, क्योंकि देखो Fe को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, Cu इतना सक्रिय नहीं है कि Fe को जो है डिस्प्लेस कर दे, तो ये CuSO4 ये बना नहीं पाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, तो इसके लिए आप एक जो है ट्रिक लिखिए। इस ट्रिक को मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूं, ध्यान दें। देखिए ऊपर से नीचे इसको मैं मिटाई देता हूं। केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। जी भैया, ये इसी के साथ इसके नीचे केदार पोटेशियम, नाथ सोडियम का Ca कैल्शियम, माली Mg, आलू Al एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, Fe पकाता, Pb HCu Hg, इसके बाद Ag और Au। ये है, देखिए
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम और सोडियम। इसलिए आपने पढ़ा होगा इसको आप मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर इसको बाहर रखेंगे तो बाहर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत आग का निर्माण कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। इसके बाद में आपने ये भी पढ़ा होगा ये सबसे कम सक्रिय है, एजी और एयू। एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर जिसको अपन चांदी बोलते हैं वो, और एयू मतलब सोना। इसलिए सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सोने और चांदी का आभूषण क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, अर्थात सबसे कम सक्रिय हैं, इसलिए इसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए और आपको ये पता चल गया इसमें कि कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। इससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसका आप अनुमान लगा सकते हो। अर्थात जो नीचे होगा वो सबसे कमजोर होता चला जाएगा, ऊपर है वो सबसे सक्रिय होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो भाई द्वितीय विस्थापन में जिसको विस्थापन आ गया उसको द्वितीय विस्थापन दिया जाएगा। द्वितीय विस्थापन नंबर 4 अभिक्रिया है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो सक्रिय तत्व दो कमजोर तत्वों को या कम सक्रिय तत्वों के स्थान पर आ जाए उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हो Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस NaCl। ये अभिक्रिया थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इधर आप देखोगे तो आपको Cl है, क्लोरीन 2 अणु नजर आ रहे हैं, इसके एक ही अणु है। अरे सोडियम भी इसके 2 अणु हैं, तो आप इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हो केवल यहाँ पर 2 लगा करके। आप देखोगे तो ये अभिक्रिया आपको संतुलित मिलेगी। देखो यहाँ पर सोडियम भी 2 है, इधर भी सोडियम 2 हो गए, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन भी इधर 2 हो जाएंगे क्योंकि ये जो अंक है सबसे मल्टीप्लाई होता है। बेरियम इधर 1 है, इधर बेरियम 1 है, एस सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। तो अभिक्रिया आपकी संतुलित है। चौथी अभिक्रिया आपकी कौन सी थी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व दो अधिक सक्रिय तत्व दो कम सक्रिय तत्वों के स्थान पर आ जाए उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आपकी पांचवी जो अभिक्रिया है उसको ध्यान से देखो, ये है भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती हो, ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, हमें मिलती है ऊष्मा, ऐसे क्या कहते हैं इसको? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, देखा होगा आपने कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपका कली का टंट है समझ लो। इसमें क्या मिलाओगे? पानी मिलाते हो, मटके में पानी डालते हैं तो इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये CaOH का होल ट्वाइस बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। और आप देखते हो मटका है गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है का मतलब हमें हीट मिल रही है, तो प्लस में क्या आएगा? ऊष्मा आएगा। प्लस में क्या आएगा? ऊष्मा आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं, बिना भुजा हुआ चूना है, इसको पानी में मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? भुजा हुआ चूना, ये दूध या रंग का होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में हमें क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलती है, बाहर निकलती है ऊष्मा, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, प्लस में ऊष्मा मिलेगी। ध्यान रखने की बात क्या है? प्लस में आपको ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट आता है आपकी छठी अभिक्रिया, आपकी आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी में देख लीजिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि आपके जो हाथ पे अपन सेंट छिड़कते हैं, तो सेंट छिड़कते हैं तो अपने को हाथ में ठंडक महसूस होती है। तो क्यों होती है ठंडक महसूस? क्योंकि वो सेंट है हमसे एनर्जी लेता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण आप दे सकते हो। तो इसके अलावा ये भी उदाहरण दे सकते हो, N2+H2 रिएक्शन NH3, अमोनिया जो बनती है माइनस ऊष्मा। इसमें क्या खास बात है कि इसमें माइनस ऊष्मा आएगा, मतलब ऊष्मा इसको अवशोषित हो रही है, ऊष्मा इसको ये ले रहा है ऊष्मा। और उसमें क्या था, ऊष्मा क्षेपी में वो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही थी। श्वसन है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि श्वसन क्रिया होती है तो उसमें हम क्या लेते हैं, एनर्जी हमें मिलती है, तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आपका होता है। ये आपकी पांचवी अभिक्रिया हो गई। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखिएगा इधर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का संयोग होता हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का संयोजन होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। देखिए Mg+O2 रिएक्शन MgO, देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। क्योंकि ये आप देखो, पहला आपका जो अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, उसमें भी ये आ रहा था, इसमें भी दो तत्व जुड़ करके एक बन रहा था। तो वो तो ये आप देखोगे कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण तो है ही है, इसके अलावा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्वों का संयोजन होता हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको संतुलित कर लीजिएगा, ये संतुलित हो गई। इसके अलावा आप अन्य उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे Cu+O2 रिएक्शन CuO, है ना, इसको भी आप संतुलित कर सकते हो। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है अपचयन। देखिए ये उपचयन है और ये है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया, इसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तत्व जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तत्व का संयोजन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+H2 रिएक्शन NH3, इसको भी संतुलित कर लीजिए, यहाँ 3 लगाइए। देखिए अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तत्व का संयोजन होता हो, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण है N2+H2 रिएक्शन NH3, अमोनिया गैस बन रही है। और ये आप देखोगे कि ये तीनों ही अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में भी आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें दो तत्व से एक बन रहा है, इसमें 2 से 1 बन रहा है, इसमें 2 से 1 बन रहा है, मतलब 2 के संयोजन से 1 बनता है यौगिक। तो इसमें आप संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी दे सकते हो। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप समझिए इसको किस प्रकार से, आपकी डेफिनेशन भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन जुड़ता है, संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, 2 तत्व जुड़ते हैं, वियोजन जिसमें टूट कर 1 बनता है, एक से टूट करके 2 बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन कहते हैं। और विस्थापन में क्या होता है, एक जो है शक्तिशाली तत्व दूसरे कमजोर तत्व को हटा देता है, मतलब कम सक्रिय को हटाता है, और द्विविस्थापन में 2 हटा देते हैं। इसके बाद इसके अलावा ये ऊष्मा क्षेपी थी, उसमें हमें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा शोषी में हमें ऊष्मा देनी पड़ती। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट आता है अपना रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, मिक्स होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन भी, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO+H2 रिएक्शन Cu+H2, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और अपचयन भी है। तो ये दोनों मिलाकर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक बचे हैं, अपने छोटे छोटे टॉपिक, इनको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आज अपना चैप्टर खत्म, उसके बाद में कल अपन इस चैप्टर की क्या करेंगे,
क्वेश्चन आंसर देंगे। तो ये दो टॉपिक जो बचे हुए हैं ये भी छोटे छोटे हैं, देख लीजिएगा। पहला टॉपिक है अपना संचारण, क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार के अलावा सब कुछ हो गया। अभी देखो भौतिक परिवर्तन हुआ आपका, रासायनिक परिवर्तन हुआ, अभिक्रियाओं के प्रकार हुई, उनके जो है एग्जाम्पल हुई, उनको याद कर लो। इनसे बाहर कहीं क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, और कल जाएगा तो मैं कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर और करा दे रहा हूं। पहला आपका ये टॉपिक संचारण। संचारण क्या होता है भाई, जब लोहयुक्त धातु है या अलोहयुक्त धातु है, जैसी भी धातुएं हैं, जब नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे अपक्षयित होने लगती है, संचालित होने लगती है, उसके जंग लगने लगता है अपनी भाषा में कहें तो। इस घटना को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे लोहा है प्लस O2 रिएक्शन H2 रिएक्शन Fe2O3.3H2। ये देखिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संचारण का उदाहरण है। जब कोई लोहयुक्त धातु या अलोहयुक्त धातु जल या नमी या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे अपक्षयित होने लगती है, इसे संचारण कहते हैं। तो भाई संचारण से बचने के उपाय भी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है संचारण से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए, 3 उपाय लिखिए। नंबर 1 सबसे पहला तो उपाय ये हम पेंट करते हैं उसको, लोहे धातु को संचारण से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, आप जानते हो। तेल या ग्रीस लगाई जाती है उस पर पेंट करने के अलावा। तीसरा अति महत्वपूर्ण है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका लोहे धातु को संचालित होने से बचाने के लिए उस पर पतली जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और इसको क्या कहते हैं भाई, यदस लेपन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है भाई। व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द गैल्वेनाइजेशन, यदस लेपन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो लोहे धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर पतली जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यदस लेपन कहलाता है इसको। इससे उसको लंबे समय तक जो है जंग नहीं लगता है। जैसे आप देखते हो मोटरसाइकिल की जो आगे का वो होता है उस पर जंग नहीं लगता है, हैंडल होता है उस पर वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है पतली, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता है। तो लोहे धातु पर, पुनः सुनिए, लोहे धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यदस लेपन कहलाता है। इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आपको इंग्लिश के अलावा ऐसे गैल्वेनाइजेशन भी लिखा आ सकता है, हिंदी में लिखा जा सकता है गैल्वेनाइजेशन या यदस लेपन, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके अलावा एक और होता है एनोडाइजेशन, वो तीसरे चैप्टर में है परंतु यहीं देख लीजिए उसको भी। उसमें एनोडाइजेशन में क्या होता है, लोहे धातु को जंग से बचाने के लिए एल्यूमिनियम की मोटी परत चढ़ाई जाती है। किसकी, एल्यूमिनियम की, उसको क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजेशन कहा जाता है। तो ये आपका जो है संचारण से बचने का तरीका है, बचने का उपाय है। पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, जिंक की परत चढ़ाना, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना। और भाई तीसरा ये है कि भाई उसको लोहे को पानी और ऑक्सीजन से संपर्क से दूर रखना। इसके अलावा ये भी हो सकता है। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि छोटा क्वेश्चन अगर बनता है तो कैसे बन सकता है कि लोहे पर किस कलर की जो है संचारण होता है तो किस कलर की परत जम जाती है, तो क्या लिखोगे, भूरे कलर की, हरे हल्के भूरे कलर की। चांदी पर किसकी जमती है, आप जानते हो, काले कलर की जमती है। और कॉपर पर, सीयू पर हरे कलर की परत जमती है। ये 3 छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूरे कलर की, हल्के लाल या भूरे कलर की, ठीक है। इसके बाद आता है अपना विकृत गंधिता, लास्ट टॉपिक है। विकृत गंधिता को भी देखिए। विकृत गंधिता में क्या होता है, जब खाद्य युक्त पदार्थ, देखिए ध्यान दीजिए, विकृत गंधिता जब तेल या वसा या खाद्य युक्त जो सामग्री होती है, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है, वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, जिससे उसका स्वाद है बिगड़ने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपने देखा होगा कि जो है चिप्स की थैली है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन को संपर्क में नहीं आने देती है, जिससे वह ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसलिए जो चिप्स की थैली में कौन सी क्वेश्चन बन सकता है, चिप्स की थैली में क्या आती है, कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए। तो भाई आज का ये चैप्टर आपका खत्म होता है, कल आपको इसके प्रश्न आंसर कराए जाएंगे। आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, निश्चित रूप से आपको इस पाठ को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जो बनेंगे क्वेश्चंस इसी में बनेंगे, और क्वेश्चंस जो बनेंगे वो आपको कल इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे।
धन्यवाद।